नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, जिसमें आपको पता चलता है कि दुनिया के कोने कोने में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है और दुनिया की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसका सीधा इंपैक्ट हम पर होता है, लेकिन हम उन खबरों को नहीं जान पाते। इसलिए हम खास पेशकश लेकर आते हैं वर्ल्ड नाउ, जिसमें हम दुनिया की हर एक हलचल आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे अमेरिका की राजनीति, रूस की रणनीति और यूक्रेन की जंग। तीनों मोर्चों पर एक साथ बड़ा भूचाल आ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर कड़ी चोट की है, जब रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का खुलेआम स्वागत किया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता लंदन में होने वाली अहम बैठक के लिए तैयार हैं, जहां यूक्रेन युद्ध के भविष्य को तय करने के लिए एक बड़ी डील होगी। यानी वॉशिंगटन में मॉस्को और लंदन, तीनों राजधानी एक ही वक्त में एक दूसरे की चालें पड़ रही होंगी। तो क्या है अमेरिका के रूस के करीब आने की कहानी? अमेरिका अब रूस को दुश्मन क्यों नहीं मानता? डिटेल बताएंगे आपको। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, जहां पर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा हुआ। उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एक विवादित बयान ने अमेरिकी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। बयान जिसने न सिर्फ विपक्ष को हमलावर बना दिया है, बल्कि व्हाइट हाउस के भीतर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वांस ने क्या कहा है? इमिग्रेशन के मुद्दे पर अमेरिका में नया विवाद क्या है और इसका असर अमेरिका की राजनीति पर कितना गहरा होगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देशों की, जहां 44 दिन के बाद सीजफायर टूट गया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीजफायर कराया था, जो डील कराई थी, वो डील भी ब्रेक हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग एक बार फिर से भड़क गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यह हमला सीमा पर हुई झड़पों का नतीजा है, जिसमें एक स्थायी सैनिक की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दोनों देश आपस में भिड़े हैं। दोनों देश में यह विवाद क्यों है? हजारों साल पुराना मंदिर चर्चा में क्यों है? मंदिर को लेकर लड़ाई क्यों है? हिंदू मंदिर की कहानी क्या है? सब कुछ बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई रणनीति में अहम फैसला किया है। अब रूस को खतरा नहीं बताएगा अमेरिका। यह सीधे तौर पर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आखिर क्या है इस रणनीति के मायने? क्या बदलेंगे वैश्विक शक्ति समीकरण? रूस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस फैसले का विरोध पूरा यूरोप कर रहा है। जेलेंस्की इस फैसले से चिढ़े हुए हैं। इसका युद्ध पर क्या असर होगा, यह भी जानेंगे वर्ल्ड नाउ में डिटेल के साथ। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका की राजनीति, रूस की रणनीति और यूक्रेन की जंग, इन तीनों मोर्चों पर एक बड़ा भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कड़ी आलोचना की है, जब रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का खुलकर स्वागत किया है। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता भी अहम बैठक के लिए लंदन जाने वाले हैं, जहां यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की ओर से आए बयान ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है और संकेत दिया है कि यूक्रेन को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी, जिद छोड़नी होगी, वरना अमेरिका और यूक्रेन के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का स्वागत किया। रूस का कहना है कि यह रणनीति वास्तविकता पर आधारित है और संवाद के लिए जगह छोड़ती है। यह पैगाम साफ है, रूस ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका से टकराव कम और बातचीत ज्यादा चाहता है। यानी एक तरफ अमेरिका का रुख बदलता दिख रहा है, वहीं यूरोप की बड़ी ताकतें जेलेंस्की को लेकर अपनी रणनीति तय करने में जुट गई हैं। यूरोप, अमेरिका और रूस तीन धड़े में बंटते दिख रहे हैं। जहां रूस और अमेरिका एक साथ दिख रहे हैं, वहीं यूरोप और यूक्रेन एक साथ दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, जो 2 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया की राजनीति का रणनीति का केंद्र बना हुआ है, वहां अब हालात बदल सकते हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका अब पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि घरेलू राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने हाल ही में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर सीधी चोट की है और कहा है कि यूक्रेन को दी जा रही मदद अब बोझ बनने लगी है। यह बयान सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि अमेरिका के बदलती राजनीतिक मूड की झलक है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की हवा तेज है और ट्रंप कैंप खुलकर यह संकेत दे रहा है कि अगर रिपब्लिकन आगे आते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाली फंडिंग और हथियारों की सप्लाई में बड़ी कटौती संभव है। दूसरी तरफ क्रेमलिन इस बदलते माहौल पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। रूस को उम्मीद और अमेरिका की कमजोरी यूक्रेन की सैन्य क्षमता को धीमा कर देगी और युद्ध विराम या डील के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
अमेरिका में बदले सुर से यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। जो देश अब तक अपने हर बड़े ऑपरेशन में वॉशिंगटन की मदद पर निर्भर रहा है, वो भी अब अनिश्चितता के दौर में फंस रहा है। रूस और अमेरिका दोनों हाल ही में करीब आते नजर आए हैं। कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि उनके बीच अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रह गई है। लेकिन जेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने खुलकर कहा कि अमेरिका भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक सकता है, क्योंकि जेलेंस्की भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं और वो एक जिद्दी पॉलिटिशियन है। वो अपने फायदे के लिए जंग करवा रहे हैं। यह बयान उन्होंने कतर में आयोजित दोहा के फोरम में दिया और ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जूनियर ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन अब लंबी आर्थिक और सैन्य निवेश की कोई गारंटी नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने दोहा के फोरम में क्या कुछ कहा है, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, तभी इस पूरे मामले को समझा जा सकता है। यूक्रेन को रूस से भी ज्यादा भ्रष्ट देश बता रहे हैं जूनियर ट्रंप। कह रहे हैं वहां करप्शन चरम पर है। जेलेंस्की की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं जेलेंस्की जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष रिपब्लिकन्स के लिए टॉप 10 मुद्दों में भी नहीं है। अगर शांति सौदा ना हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन शांति प्रक्रिया से वॉक अवे कर सकते हैं और यूक्रेन को अलग थलग कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 से 8 युद्धों को सुलझाया है, जो वैश्विक शांति का होली ग्रेल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी कर रहे हैं। कतर को बेहतरीन बिजनेस क्लाइमेट वाला देश बताया है और गल्फ देशों में निवेश के अवसरों की भी जूनियर ट्रंप ने तारीफ की। लेकिन फोकस यूक्रेन रहा, जिस यूक्रेन को वो भ्रष्ट बता रहे हैं, करप्ट बता रहे हैं और उनके नेता को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। इस बयान ने न सिर्फ यूक्रेन को हिला दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वॉशिंगटन अब यूक्रेन से दूरी बना लेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध का अगला मोड़ रूस के पक्ष में तय हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को विभाजित कर देना चाहिए ताकि इसका अधिकांश हिस्सा रूस के पास रहे और युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकल सके। ट्रंप का बयान न सिर्फ सुर्खियों में आया बल्कि विवाद खड़ा कर गया और यह सवाल भी कि क्या अमेरिका अब यूक्रेन को उसके सबसे संवेदनशील इलाके डोनबस से पीछे हटने का संदेश दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए डोनबास क्षेत्र को बांटने पर विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि डोनबास का बड़ा हिस्सा रूस के पास होना चाहिए और यूक्रेन को अपने हितों की रक्षा करते हुए व्यवहारिक समाधान अपनाना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस की सेना डोनबास में लगातार बढ़त बना रही है और यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि डोनबास इतना अहम क्यों है। सबसे पहले यह इंडस्ट्रियल पावर हाउस है यूक्रेन के लिए। अगर यह इलाका जाता है तो यूक्रेन को यह सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। यहां पर कोयला, स्टील और भारी उद्योग का सबसे बड़ा हब माना जाता है। सोवियत दौर से रूस की आर्थिक रीढ़ रहा है। सेकंड है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। रूस की सीमा से सटा इलाका, रूसी सेना की लॉजिस्टिक लाइनें यहां पर आसान हो जाएंगी। फिर थर्ड है रूसी समर्थित आबादी। बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। लंबे समय से मॉस्को का प्रभाव यहां ज्यादा रहा है। सैन्य लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। डोनेट्स्क और लुहांस्क दो प्रमुख युद्ध मोर्चे हैं। इलाके पर नियंत्रण का मतलब युद्ध में बढ़त। रूस की सुरक्षा बेल्ट रणनीति का हिस्सा भी है। रूस चाहता है कि अपने आसपास बफर जोन बनाए। डोनबास पर पकड़ से पश्चिमी विस्तार का डर कम हो जाएगा। यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए भी यह जरूरी है। भारी उद्योग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा है। नियंत्रण यूक्रेन खोता है मतलब बड़ा आर्थिक झटका यूक्रेन के लिए होगा। लेकिन अमेरिका रूस के साथ अलाइन होता दिख रहा है, खासकर इस युद्ध के मामले में। और अमेरिका की राजनीति इसी वजह से एक बार फिर से गर्मा गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने हाल ही में यूक्रेन संकट को लेकर जो बयान दिया, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, बल्कि अमेरिका की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। जानते हैं बयान के पीछे की क्या तैयारी है और इसका अमेरिका और विश्व की रणनीति पर, राजनीति पर क्या असर हो सकता है। ट्रंप जूनियर का ये जो बयान है, इसे आप धमकी कहेंगे या रणनीतिक चाल कहेंगे, इस पर सवाल है। दरअसल कोशिश है कि यूक्रेन पर दबाव बनाया जाए, जेलेंस्की को रूसी शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जाए, तभी यह जंग रुक सकती है। जेलेंस्की को अस्थिर बताकर उनकी छवि खराब की जाए, उनको एक तरह से डेंट पहुंचाया जाए। ट्रंप की अप्रत्याशित छवि मजबूत करने की कोशिश है। रूस के पक्ष में बदलाव का यह बड़ा संकेत भी है। अगर अमेरिका सहायता रोकता है तो सहायता रोककर शांति वार्ता में यूक्रेन को मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दम पर ही रूस के सामने टिका हुआ है।
वैसे भी कहते हैं ट्रंप परिवार की पुरानी आदत है कठोर शब्दों से विरोधियों को झुकाना। आर्ट ऑफ द डील की याद दिलाता है धमकी देकर बेहतर डील निकलवाना। ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध भी इसी तरह से सुलझाया। जेलेंस्की पर दबाव डालने की रणनीतिक चाल अब चली जा रही है। यानी शॉर्ट टर्म में यह जेलेंस्की पर दबाव डालने की रणनीति है ताकि शांति वार्ता तेज हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सहायता रुकी तो यह रूस को सैन्य लाभ दे जाएगी जो यूरोपीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। लेकिन क्या यह शांति इससे हो पाएगी या फिर एक नए संकट को पैदा करना जैसा होगा? रूस इस फैसले का स्वागत कर रहा है, इस बयान का भी स्वागत कर रहा है और जेलेंस्की की आलोचना कर रहा है। और यूरोप की ताजा बैठक, इन तीन घटनाओं से तय होगा कि यूक्रेन युद्ध का अगला अध्याय क्या होगा। लंदन की मीटिंग में क्या फैसला होता है और ट्रंप का कड़ा रुख आगे क्या रूप लेता है। दुनिया की नजर इन तीन चीजों पर टिकी हुई है। देखना होगा कि इस युद्ध में आगे जेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अमेरिकी दबाव में झुकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने सहायता रोकी तो फिर यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर रूस सैन्य बढ़त हासिल कर सकता है और यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर सकता है। इससे पहले जेलेंस्की को फैसला करना होगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो अमेरिका के साथ जाएंगे या बगैर अमेरिका के इस युद्ध को जारी रखेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको डिटेल हम पहुंचाते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। अमेरिका के अंदर भी बहुत बखेड़ा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एक विवादित बयान ने नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठन तक हर तरफ से वेंस की आलोचना हो रही है। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पिछले कई सालों से राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रही है और अब उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एक नए दावे ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल जेडी वांस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उनका पूरा परिवार ही निशाने पर आ गया। अमेरिका में इमिग्रेशन पर वांस क्यों घिरे हैं, पहले यह जानिए। जेडी वांस ने 7 दिसंबर 2025 को एक्स पर लिखा कि मास माइग्रेशन इज थेफ्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, यानी कि जो अवैध प्रवासी हैं वो अमेरिकी सपनों की चोरी कर रहे हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस ने अमेरिकी लोगों के काम करने के मौके छीने हैं, वेंस ने दावा किया। वेंस को जेनोफोबिया का शिकार होने का भी उन पर आरोप पड़ा गया। आलोचक तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं ऊषा को भारत वापस भेज दो और सबसे पहले उदाहरण सेट करो। बता दें कि वेंस लगातार अमेरिका में आ रहे प्रवासियों को लेकर अमेरिकी लोगों की नौकरी छीनने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके उलट दावे करने वाले शोध उसी पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले लोगों द्वारा फंड किए गए। उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि मौजूदा नीतियां देश की सुरक्षा और आर्थिक संतुलन को चुनौती दे रही हैं, लेकिन वेंस का यही दावा उनके लिए मुसीबत बन गया, जिसके बाद उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे नस्लवादी और पाखंडपूर्ण बताया है, खासकर इसलिए क्योंकि वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। सोशल मीडिया पर #सेंड उषा बैक ट्रेंड करने लगा, जहां लोग निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन चोरी है तो उषा और उनके बच्चों को आपको फौरन वापस भारत भेज देना चाहिए। जेडी वेंस ने इस तरह की टिप्पणी वैसे पहली बार नहीं की है। जेडी वेंस अपने विवादित और बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट में वेंस ने कहा कि यह पूरी तरह उचित और स्वीकार्य है कि अमेरिकी लोग ऐसे पड़ोसी नहीं चाहते जिनसे उनका कोई सांस्कृतिक समानता ना हो, चाहे वो नस्ल हो, भाषा हो या त्वचा के रंग से जुड़ी हुई हो। वेंस ने अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप की तरह बाइडेन प्रशासन को एक विफल इमिग्रेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर मुद्दे पर दोनों की राय एक नहीं दिखती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा खत्म करने को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका को वैश्विक टैलेंट की जरूरत है और यही वजह है कि विदेशी पेशेवरों को लाना जरूरी है। लेकिन वेंस इस मुद्दे पर बिल्कुल उलट दावा करते हैं। उनका आरोप है कि प्रवासी, खासकर तकनीकी क्षेत्र के H-1B वीजा होल्डर अमेरिकी नौकरियों पर और अमेरिकी वेतन पर सीधा असर डाल रहे हैं। H-1B वीजा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं H-1B वीजा सुधार पर ट्रंप का रुख अब चेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि यूएस में प्रतिभाओं की आवश्यकता है। अमेरिकी कामगारों को हटाने का समर्थन नहीं करते हैं। अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा। अमेरिका के पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं। विदेशी निवेश और अमेरिकी रोजगार पर जोर दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे डर फैलाने की राजनीति बताया है।
सामाजिक संगठनों ने वेंस के बयान को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि इमिग्रेशन एक मानवीय मुद्दा है और इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इमिग्रेशन पर क्या कहते हैं जेडी वांस, वो भी देखिए। वेंस का मानना है कि अवैध इमिग्रेशन अमेरिकी अर्थव्यवस्था, हाउसिंग और नौकरियों को छीन रहे हैं। वो अमेरिकियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण अमेरिकियों को घर खरीदना तक मुश्किल हो गया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान वेंस ने बड़े पैमाने पर निर्वासन को प्राथमिकता दी, जिसमें केवल अपराधियों को नहीं बल्कि सामान्य अवैध प्रवासियों को भी बिना लंबित न्यायिक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस के टारगेट किया गया। ये बॉर्डर को शटडाउन करने और इन्वेजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2025 में उन्होंने कनाडा और यूरोप का उदाहरण देकर कहा कि अत्यधिक इमिग्रेशन डाइवर्सिटी के नाम पर देश की पहचान को नष्ट करते हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। वेंस ने मास पैरोल और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस जैसे प्रोग्राम को खत्म करने की वकालत की है, जो लाखों लीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहने की अनुमति देते हैं। उनका तर्क यह है कि प्रोग्राम अनवेटेड यानी कि असत्यापित प्रवासियों को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। डेमोक्रेट्स जहां ज्यादा खुले और मानवाधिकार केंद्रित वीजा नियमों की वकालत करते हैं, वहीं रिपब्लिकन्स कड़े नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की वीजा पॉलिसी सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति का अहम मुद्दा भी है। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि वीजा नियम इतने कड़े ना हों कि प्रतिभाशाली लोग, छात्र और परिवार पीछे रह जाएं। उनका फोकस है स्किल्ड वर्कर्स के लिए आसान प्रोसेस, स्टूडेंट वीजा में लचीलापन और ह्यूमैनिटेरियन वीजा और शरण देने की नीतियों को मजबूत करना। दूसरी ओर रिपब्लिकन्स वीजा सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा और नौकरी संरक्षण के नजरिए से देखते हैं। उनकी प्राथमिकता वीजा फ्रॉड पर सख्त कार्रवाई, अवैध प्रवास और बॉर्डर सुरक्षा पर कड़ा रुख और H-1B वीजा जैसे वर्क वीजा में संख्या और नियमों की कड़ी समीक्षा। यानी रिपब्लिकन नेतृत्व का मानना है कि पहले अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित किया जाए, बाद में और लोगों को देखा जाएगा। वीजा पॉलिसी में बदलाव अक्सर सत्ता में किसी पार्टी की सरकार पर निर्भर करता है। डेमोक्रेट समय समय पर वीजा प्रक्रियाओं को तेज करने और बैकलॉग को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि रिपब्लिकन इसके अपोजिट चलते हैं। प्रशासन आमतौर पर स्क्रूटनी को बढ़ाता है, प्रोसेस को लंबा खींचता है और इमिग्रेशन को स्लो करता है। इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी के इस खींचतान में सबसे ज्यादा प्रभाव उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो अमेरिका में काम करने, पढ़ने या बसने का सपना देखते हैं। चुनावी मौसम में यह मुद्दा और भी गर्म हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने वोटर्स को के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखती हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का विवादित बयान, जिसने राजनीति और समाज में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह बयान ट्रंप वेंस प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को बहुत सख्त बनाएगा या बैकलैश राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बार बार अवैध इमिग्रेशन को लेकर जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में टैलेंट्स की कमी बढ़ा सकते हैं और जो भी लोग पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से अमेरिका जाकर काम करते हैं, जो कंपनियां उन्हें वहां पर नौकरी देती हैं, उनके पास भी काम करने वाले लोगों के कुशल लोगों की कमी हो सकती है, जिससे कि अमेरिका का आईटी सेक्टर और दूसरे जो बड़े सेक्टर हैं जहां अमेरिका दुनिया भर में सर्विस देता है, उसको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन को इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर है एक ऐसे मंदिर की जो हजारों साल पुराना है, और इस मंदिर को लेकर दो मुल्क आमने सामने हैं, जिनके बीच फिर से जंग छिड़ गई है 44 दिन के अंदर। दोनों मुल्कों का नाम है थाईलैंड और कंबोडिया, जहां एक बार फिर से तनाव और हिंसा भड़क उठी है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड ने सोमवार सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कसिनो पर एयर स्ट्राइक कर दिया। थाई सेना का आरोप है कि यह कसिनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियार और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से यह हमला किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया के ऊपर। अब सवाल यह है कि तनाव चरम पर है। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में पीस डील करवाई थी। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके के बाद आसपास के इलाके सहम गए और
युद्ध का ऐलान कर दिया गया दोनों देशों के बीच में। अब दोनों देशों में भयंकर गोलीबारी हो रही है और अब तक थाईलैंड का एक जवान शहीद हो गया है जबकि 8 जवान घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ महीने पहले ही दोनों देशों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता हुआ था। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से दोनों देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है, यानी कि जंग का एक और मोर्चा खुल गया है जहां F-16 का इस्तेमाल हो रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देश फिर से लड़ पड़े हैं, जबकि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पीस डील करवाई थी, लेकिन दोनों फिर भिड़ गए हैं। कुछ महीने पहले भी दोनों के बीच 5 दिन तक लड़ाई चली थी जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से प्री विहर और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिरों को लेकर सीमा विवाद है। ये मंदिर दोनों देशों की सीमा के बिल्कुल करीब स्थित हैं और आसपास की जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। मामला दोनों देशों के सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। प्रीवियर मंदिर के आसपास का इलाका हमेशा से बारूद के ढेर पर रहा है। अब समझिए कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ये सीमा विवाद क्या है और कैसे दोनों देश जंग के मुहाने पर आकर जंग शुरू कर चुके हैं। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद लगभग 1 शताब्दी पुराना है। 1904 का यह मामला है। 1904 से 1907 के फ्रांसीसी सियामी समझौतों की अस्पष्ट लाइनों से यह विवाद शुरू होता है। विवादों का केंद्र है प्रीवियर मंदिर जो थाई कंबोडिया सीमा पर है। सीमा रेखा पर मौजूद यह प्राचीन मंदिर दोनों देशों के दावे का प्रमुख कारण है। मामला आईसीजे में भी जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। 1962 में आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इस मामले में फैसला दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया की संप्रभुता के अंतर्गत बताया। मंदिर के आसपास का लगभग 5 किलोमीटर इलाका अब भी विवादित है। थाईलैंड का अपना दावा है, वो इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1962 के फैसले के बाद भी झड़प जारी है। 2008 में विवाद जो है वो सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गया और उसके बाद से दोनों मुल्क गाहे बगाहे एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को झूठा बताया। उसका कहना है कि उसने कोई हमला किया ही नहीं और वो सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है, लेकिन थाई सेना कई दिनों से उकसाने वाली हरकतें कर रही है। इस लड़ाई की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले थाईलैंड के बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर इस इलाके से जाने की तैयारी कर रहे हैं। थाई सरकार का कहना है कि उसने लगभग 70% नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। यानी जंग के लिए दोनों देश पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं और लड़ाई भी छिड़ गई है। हालांकि जब हमला हुआ तो इस दौरान एक नागरिक की मौत हो गई, लेकिन सरकार का कहना है कि इसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। 3 नागरिक भी थाई फायरिंग में घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। थाईलैंड कंबोडिया विवाद की टाइमलाइन समझिए। इस साल 28 मई से यह कहानी शुरू होती है। 28 मई 2005 को बॉर्डर पर सैनिक आमने सामने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है। इसके बाद यह 2011 के बाद सबसे घातक झड़प थी। एमराल्ड ट्रायंगल सेक्टर में कंबोडियाई सैनिकों की गतिविधि बढ़ी हुई देखी गई। 15 जून 2025 को कंबोडिया ने थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हन सेन के साथ फोन पर बातचीत की। 18 जून 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ सीमा विवाद को आईसीजे में ले जाने के कंबोडियाई प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड पीएम शिनवात्रा को पद से हटाया गया। 16 जुलाई 2025 को थाई सैनिकों ने सीमा पर भूमि खदान पर कदम रखा, जिसमें कई घायल हो गए। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई खदानें बिछाने का आरोप लगाया। 24 जुलाई 2025 को पूर्ण तौर पर युद्ध भड़क गया तो ता मुएन थॉम मंदिर के पास कंबोडियाई सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। थाईलैंड ने F-16 जेट से हवाई हमले किए, तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कंबोडिया ने BM-2 रॉकेट दागे। कम से कम 38 लोगों की इस लड़ाई में मौत हो गई। 27 जुलाई 2025 को थाई नौसेना ने रिपोर्ट किया कि कंबोडियाई सैनिकों ने त्रात प्रांत में अटैक कर दिया है। 26 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मदद से कुआलालंपुर शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। 8 दिसंबर 2025 को
एक बार फिर से ये अटैक शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई और F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कसिनो पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक कर दिया। दोनों सेनाओं की गोलीबारी में थाईलैंड का एक सैनिक मारा गया और उसके बाद बॉर्डर पर भयंकर झड़प शुरू हो गई और बॉर्डर के इलाके को खाली कराकर अब प्रॉपर युद्ध की तैयारी चल रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। केंद्र में है प्री विहार और ता मुएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिर, जो दोनों देशों की सीमा के बेहद करीब स्थित हैं। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी लाइन खींची गई। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्री विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। ता मुएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जिसे कंबोडिया अपना मानता है। यानी जिस मंदिर को कंबोडिया मानता था उसको थाईलैंड में डाल दिया फ्रांसीसियों ने, और जिस मंदिर को कंबोडिया मानता था उसको उधर दे दिया। यह विवाद 1959 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा। 3 साल सुनवाई हुई। 62 में अदालत ने प्री विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। थाईलैंड ने फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन आसपास की जमीन पर दावा भी किया। ऐतिहासिक रूप से खामेर साम्राज्य और सियाम साम्राज्य थाईलैंड में, उनके बीच सीमाओं और प्रभाव क्षेत्र को लेकर संघर्ष लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका असर आज भी दिख रहा है। 2008 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। इस मंदिर की तस्वीर देखिए। हजारों साल पुराना मंदिर है जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हालांकि आज ये जर्जर स्थिति में है, लेकिन यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया है। दरअसल ये भव्य शिव मंदिर है। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में झड़प शुरू हो गई है और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ रहा है। और 2011 के बाद 2025 में एक बार फिर से वही स्थिति बनी है जब हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का क्षेत्र भी कंबोडिया का है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना वहां से पूरी तरह से हटाने को कहा गया। हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े से स्थिर हुए थे। लेकिन क्या ये मामला फिर से शांत होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जंग जारी है। और इस बीच अमेरिका क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, जिन्होंने इस युद्ध को सुलझा लेने का दावा किया था, इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की आज की सबसे बड़ी खबर की। वर्ल्ड नाउ में बात अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अमेरिका और रूस क्या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही दोनों के रिलेशन बहुत कड़वे हो गए थे और यूएसएसआर के विघटन के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते थे और खून के प्यासे माने जाते थे। अमेरिका और पुतिन एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लेकिन अब अमेरिका के रुख में तब्दीली देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप रूस के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है रूस को, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं मानेगा। यानी जो डेंजरस नेशन की लिस्ट है उससे रूस को बाहर कर दिया गया है और रिश्ते सामान्य करने की बात कही गई है। यानी अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि रूस उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। आपको बता दें कि 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाने और 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार रूस को बड़ा खतरा मानता आया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इसके उलट रुख अपनाया, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। यूरोप तो सख्ते में है, यूरोप तो बेहोश हो चुका है, होश गंवा चुका है और जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई है इस खबर के बाद। अब जेलेंस्की क्या करेंगे, खास करके पुतिन के भारत दौरे के बाद जो फैसला आया है, तो क्या इसे पुतिन के बढ़ते कद के तौर पर देखा जा रहा है? हालांकि रूस ने अमेरिका के इस कदम का वेलकम किया है, स्वागत किया और इसे एक सकारात्मक पहल करार दिया है, पॉजिटिव नोट पर लिया है। अमेरिका ने 29 पन्नों का एक जरूरी और दमदार दस्तावेज जारी किया। अब अमेरिका रूस के लिए डायरेक्ट थ्रेट और दुश्मन कहे जाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा।
यह नया अमेरिकी दस्तावेज ट्रंप के लचीले यथार्थवाद सिद्धांत के ऊपर आधारित है, यह दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक अब अमेरिका की विदेश नीति बस उसके हितों पर बेस्ड होगी। साथ ही रूस के साथ फिर से वो रणनीतिक स्थिरता बहाल करने की इच्छा रखता है ताकि परमाणु हथियारों की होड़ और यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा कम हो सके। और आपको बता दें कि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों का ज्यादातर माल रूस से ही लेता है। रूस के लिए अमेरिका के इस रुख का एकमात्र मापदंड होगा अमेरिका के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वही करो। दस्तावेज में यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही गई है। इसे अमेरिका का खास एजेंडा बताया जा रहा है। समझने वाली बात यहां यह है कि यूक्रेन पर रूस का अटैक अब भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रेमलिन को अब खतरा मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है। इसमें अप्रत्याशित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव इसे माना जा रहा है। नई नीति के तहत अमेरिका रूस को डायरेक्ट थ्रेट नहीं मानेगा और उसके साथ सहयोग करेगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है एनएसएस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं। यह है खाका, कुछ इस तरह से दिखता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। वैसे इस इंसान के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ये व्यक्ति जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला ही लेते हैं। अब रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है। ये इस एनएसएस दस्तावेज में बताया गया है। इस दस्तावेज में रूस अमेरिका ने फैसला किया है। क्या है इसमें? यूएसए की कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाने वाला एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरा और उससे निपटने की योजनाएं एनएसएस बनाता है। व्हाइट हाउस या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसे जारी करती है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नीतियों की दिशा भी यह तय करता है। हर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में समय समय पर इसे जारी करता है। मतलब हर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में समय समय पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को तय करने का अधिकार है, जिससे मौजूदा समय में देश का रुख दुनिया को पता चल सके। और इसे जारी करने से पहले इस पर विस्तार से रिसर्च किया जाता है। आपको बता दें कि एनएसएस इसमें कई क्षेत्रों को कवर किया जाता है। जैसे कि क्या एनएसएस किन किन क्षेत्रों को कवर करता है? अव्वल तो है इसमें फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को देखता है, पढ़ता है, पिछले 5-10 साल की स्ट्रेटजी देखता है, विदेश नीति क्या रही है, कैसे रही है, कौन लोग किस तरह के फैसले लेते रहे हैं, अमेरिका के फेवर में फैसले आए हैं, अगेंस्ट में फैसले आए, सब कुछ देखा जाता है। फिर आता है डिफेंस स्ट्रेटजी, फिर इकोनॉमिक सुरक्षा की बातचीत आती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, फिर टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा, गठबंधन और साझेदारियां जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने इलेक्शन के दरमियान, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे इससे पहले, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, उसमें कहा गया था इन्होंने कि रूस के द्वारा अमेरिका के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। खैर वो टाइम और था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ट्रैक पर चल रहे हैं। उस बार के डोनाल्ड ट्रंप, इस बार के डोनाल्ड ट्रंप में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक हेड है, एक टेल है, सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में कोई कंपैरिजन भी नहीं दिखता है, ट्रंप 1.0, ट्रंप 2.0 में। खैर इस बार अमेरिका ने एनएसएस में रूस के साथ रिश्तों में नरमी दिखाई है। रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है क्योंकि अमेरिका की ओर से जारी इस नई नीति में रूस को लेकर नई एक गर्माहट देखी जा रही है और कई मुद्दों पर सहयोग करने की बात कही गई है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यूरोप की आलोचना की और कहा है कि उसका वजूद ही खत्म हो रहा है। और यह सब बात अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कही गई है। अब यूरोप हलकान है, यूरोप परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप हमेशा से मानते हैं कि रूस से दुश्मनी करके अमेरिका को कुछ नहीं मिला है। वो पुतिन की तारीफ करते रहे और कहते रहे कि पुतिन के साथ डील करके यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर अरबों डॉलर खर्च करता रहे। वो चाहते हैं कि जल्द समझौता हो जाए। चीन को ताकत दिखाने के लिए ट्रंप की नई रणनीति में चीन को बार बार सबसे बड़ा और लंबे समय का खतरा बताया जा रहा है। उनका मानना है कि रूस से लड़ते रहने से चीन को फायदा हो रहा है। ट्रंप नाराज हैं कि यूरोपीय देश अमेरिका से सुरक्षा मानते हैं, लेकिन वो खुद कम खर्च करते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूरोप को यूक्रेन की इतनी बड़ी चिंता है तो खुद लड़ाई लड़ ले, क्यों अमेरिका के साथ यूक्रेन को टिकाया हुआ है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन के कई लोग रूस और खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापारिक सौदे करना चाहते हैं। युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन की पुनर्निर्माण में अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिल सकते हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति में फायदा दिख रहा है, लेकिन सिद्धांत वो नहीं छोड़ते हैं। ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका के हित के लिए। दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसमें आगे कहा गया है कि बहुत ताकतवर हैं हम और जरूरत पड़ी तो हम अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेवजह युद्ध नहीं करेंगे।
ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति न केवल रूस के प्रति नरमी दिखा रही है, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों को एक तरह से एक कोने में धकेल दिया गया है और यूरोपीय देशों को लेकर इस एनएसएस वाले दस्तावेज में बहुत कठोर रुख अपनाया गया है। ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में यूरोप को कड़ी चेतावनी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर यूरोप की हरकत ऐसी ही रही तो 20 साल से भी कम समय में यूरोप का अस्तित्व मिट जाएगा। कई यूरोपीय देश इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो अमेरिका के भरोसेमंद सहयोगी नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप को अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी बने रहना है तो उसे अपना रास्ता बदलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा किस तरफ है, इसको डिकोड करना होगा यूरोपियन कंट्रीज को। लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस नए एनएसएस दस्तावेज के बाद यूरोप और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है और वो लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने फैसले से दुनिया को चौंकाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं चीन की, जहां से एक बार फिर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ड्रैगन ने यानी कि चाइना ने एक नया स्मार्टफोन बनाया है जो सिर्फ फोन नहीं है बल्कि आपके लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। ये फोन आपकी बात सुनता है, समझता है, एप्स खोलता है, पैसे दे देता है, होटल बुक करता है, यहां तक कि दूसरे रोबोट से बात भी कर लेता है। ये दुनिया का पहला और पूरा एजेंटिक एआई फोन है। इसका नाम है न्यूबिया M153। इसे जेटी कंपनी बनाती है और बाइटडांस यानी टिकटॉक वाली कंपनी ने इसे मिलकर को मैन्युफैक्चर किया है। न्यूबिया M153 क्या है, खासियत क्या है इस स्मार्टफोन की? दुनिया का पहला पूरा एजेंटिक एआई फोन है। जेटी और बाइटडांस का एजेंटिक एआई स्मार्टफोन खुद इंसान की तरह मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। इसे चलाने के लिए इंसान की भी जरूरत नहीं होगी। फोन जरूरत के हिसाब से अपने यूजर के सारे काम कर देगा। इस फोन को अभी तक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसमें मौजूद डुओ बाओ नाम का एआई एजेंट सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। न्यूबिया M153 में एआई 2 लेवल पर काम करता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस फोन में एआई क्या क्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि इस फोन में बाइटडांस का स्मार्ट एआई एजेंट डुओ बाओ आपके सिर्फ कहने से ही इंसान की तरह फोन चलाता है। डेमो वीडियो के अनुसार एआई को पूरा कंट्रोल दिया गया है। यूजर काम करने के लिए सही ऐप चुनता है, यानी ये एआई फोन को वैसे ही चलाता है जैसे इंसान अपने उंगलियों से स्मार्टफोन को ऑपरेट करता है। इस फोन में एआई क्या क्या कर सकता है? स्क्रीन देखकर सही ऐप को खोलना, फॉर्म भरना, कॉल या मैसेज करना, मल्टी स्टेप टास्क खुद पूरा करना, डाउनलोड, बुकिंग, पेमेंट जैसे टास्क, जरूरत पड़ने पर दूसरे एआई बॉट से बातचीत, यूजर के लिए सबसे सही ऐप चुनना, ये सब कुछ कर लेता है। चीन के शेंजेन में बिजनेस टेलर ओगिन ने अपने एक्स अकाउंट पर इसका डेमो वीडियो शेयर किया है। ये फोन एंड्रॉयड सिस्टम पर काम करता है और इसमें बाइटडांस का स्मार्ट एआई एजेंट डुओ बाओ लगा है, जो चीन में पहले से ही करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेसमैन टेलर ओगिन वीडियो में कह रहे हैं कि बुक समवन टू स्टैंड इन लाइन फॉर मी। उसके बाद एआई खुद सही ऐप चुनता है, फॉर्म भरता है, सर्विस बुक करता है और कंफर्मेशन भी दिखा देता है। ये सब बिना यूजर के बताए कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है। एआई ने बस ऑर्डर लिया, एप्लीकेशन चुना, प्रोसेस किया, पेमेंट की, सब कुछ कर दिया। ओगन ने होटल की बाहर एक की इमेज ली और बोला कि बुक अ होटल फॉर टुनाइट। इतना बोलते ही एआई ने फोटो से पहले होटल को पहचाना, ऐप खोला, डेट डाली, रेट चेक किया। इतना ही नहीं, पालतू जानवरों की पॉलिसी भी चेक की और मिनटों में बुकिंग प्रोसेस को पूरा कर दिया। एआई ने जीपीएस देखकर सही ऐप खोला, राइड बुक की और यात्रा के दौरान ड्रॉप लोकेशन खुद बदली। ऐप और टैक्सी सिस्टम दोनों में अपडेट भेजा। ये ऐसा काम है जो अभी तक कोई भी ग्लोबल एआई असिस्टेंट नहीं कर सकता है। यानी एक एआई पूरे स्मार्टफोन को ऑपरेट कर रहा है, बस आपको उसको अपना ऑर्डर देना है या काम बताना है। अभी तक चीन ने टेक के मामले में क्या क्या बड़ा धमाका किया है? पहला धमाका डीपसीक एआई जो कंपनी है वो लेकर आई, जो कि चीनी स्टार्टअप है। चीन ने जनवरी 2025 में अपना R1 मॉडल लॉन्च किया था। ओपन एआई के चैट जीटीपी और या फिर एंथ्रोपिक के मॉडल से ये मुकाबला करता है। ये एक एआई मॉडल है। दूसरा, एआई फोन का नया दौर शुरू कर रहा है। 2024-25 में चीन ने एआई फोन्स को मेन स्ट्रीम बना दिया। एआई रेस में चीन अभी आगे चल रहा है। 11% ग्लोबल मार्केट में एआई फोन्स चाइना के हैं। ये दोनों चीन की एआई और फ्यूचर स्ट्रैटेजी को दिखा रहे हैं। इनोवेशन, ओपन सोर्स और लोकल इकोसिस्टम,
तीनों को मिलाकर एक बड़ी ताकत बनाना। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बाजार है। 2024 में लगभग 1.1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 2025 में मार्केट में मामूली ग्रोथ हुई, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू ब्रांड्स का दबदबा रहा है। चीन की प्रमुख फोन कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। शाओमी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, एक समय में शाओमी की शुरुआत की गई थी, 2012-13 की ये बात है। उसके बाद से आज चाइना में सबसे बड़ी कंपनी है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ऑनर, ZTE, हुआवेई, ये वो कंपनियां हैं जो बड़ी टेक कंपनी है, बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है चाइना में। ये चीनी ब्रांड्स बाजार में एप्पल को टक्कर देती हैं और उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी अपनी ओर खींचती हैं। ये प्रोटोटाइप क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 16 GB रैम की काबिलियत रखता है। AI एजेंट अपने काम को क्लाउड से जुड़े फैसले और ऑन डिवाइस स्क्रीन कंट्रोल में बांटता है। इसमें डुआबो, जो कि बॉट है, वो समझता है कि करना क्या है। नेबुला GUI फोन के अंदर हाथ पैर की तरह काम करता है। ये डिवाइस एक OS नेटिव GUI एजेंट है, जिसे चीनी मोबाइल UI फॉलो पर ट्रेन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी दुनिया में किसी भी आईफोन या सैमसंग में ऐसा एजेंटिक AI मौजूद नहीं है। चीन आज सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लिस्ट, सबसे बड़े AI मॉडल और सबसे बड़ा स्मार्टफोन, सब पर चीन का दबदबा नजर आता है। चीन की टेक ताकत देखिए, दुनिया के 30% से ज्यादा हाईटेक प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। AI पेटेंट्स में तो अमेरिका से आगे निकल चुका है। 5G टावरों का 60% हिस्सा चीन में है। 6G रिसर्च में दुनिया में नंबर 1 है। ड्रोन मार्केट में 70% की हिस्सेदारी है। AI की बात करें तो चीन के बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट जैसे दिग्गज कंपनियां हर साल अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च कर रही हैं। ड्रोन और रोबोटिक्स में DJI जैसे ब्रांड्स दुनिया पर राज कर रहे हैं। चीन की रणनीति साफ है, सरकार, इंडस्ट्री और सेना तीनों मिलकर टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी उपलब्धियां अभी तक क्या कुछ रही हैं? सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन, जो कि टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, यानी कि फेस को आइडेंटिफाई करने की टेक्नोलॉजी में दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट चीन ने बनाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का बादशाह है, यानी कि EVs का। चांद और मंगल मिशन में तेजी ला रहा है। यानी कि फोन इंडस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो यहां पर वीवो, ओप्पो, शाओमी, ऑनर, वावे जैसे ब्रांड्स हर साल ऐसे फीचर ला रहे हैं जो बाकी दुनिया को कॉपी करने पड़ जाते हैं। वावे का 5G और AI में वर्चस्व अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है और अब चीन 2030 तक AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बाजार नहीं है, भविष्य है, भविष्य की शक्ति है, फ्यूचर पावर है और इस भविष्य को चीन बेहद तेजी से अपने कब्जे में लेता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका चीन को रोक पाएगा? टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका का क्या साथी बन जाएगा? वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में दुनिया में एक G2 कॉन्सेप्ट की बात की थी, यानी कि G7 नहीं होगा, G8 नहीं होगा, G20 नहीं होगा, अब G2 होगा, जिसमें चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया को चलाएंगे। इस तरह की सोच भी देखी जा रही है। खैर, इस पर भी हमारी नजर आएगी, हम आपको खबरें देते रहेंगे। वर्ल्ड में बात करते हैं एक ऐसे घर की जिसकी चर्चा इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना घर बिकने वाला है। कभी अपने बचपन के जीवन के अहम दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस घर में गुजारे। इस घर की तस्वीर आप देखिए, लेकिन अब ये घर बिकने की कगार पर है। कितनी कीमत होगी इस घर की, मैं ये घर आपको दिखाता हूं, फिर आप कीमत का अंदाजा लगाइए। इस तरह फुल स्क्रीन देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप का ये घर कितनी कीमत होगी आप सोचिए, फिर मैं आपको इसकी बताऊंगा असली कीमत कितनी लगाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस घर की कीमत लगाई गई है $23 लाख, जिसके बाद ट्रंप से यह घर चला जाएगा और ये पुराना घर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचपन वाला घर, जो न्यूयॉर्क के क्वींस में है, एक बार फिर से बिकने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है कि इस घर की पूरी तरह से मरम्मत और सजावट की गई है। यह घर ट्यूडर स्टाइल में बना हुआ है। ट्रंप के पिता रियल एस्टेट डेवलपर फ्रेड ट्रंप ने साल 1940 में इस घर को बनवाया था। यह घर जमैका स्टेट्स नाम की एक पॉश बस्ती में है। ट्रंप 4 साल की उम्र तक यहीं रहते थे। फिर उनका परिवार पास में बने एक बड़े ब्रिक वाले घर में शिफ्ट हो गया। मार्च में रियल एस्टेट डेवलपर टॉमी लिन ने इसे $8.35 लाख में खरीदा था। खरीदते ही उन्होंने घर की ऊपर से नीचे तक मरम्मत शुरू कर दी और लगभग $5 लाख खर्च किए। लिन के मुताबिक जब उन्होंने यह घर खरीदा था तब यहां
ये रहने लायक नहीं था। पानी और बिजली की बड़ी समस्या थी। पाइप फटने की वजह से घर में काफी गंदगी जम गई थी। लिन के घर से खरीदने से पहले ये घर माइकल डेविस के पास था, जो मैनहट्टन के एक प्राइवेट इक्विटी पार्टनर हैं, जिन्होंने इसे $1.39 मिलियन में खरीदा था और कुछ मरम्मत का काम भी करवाया था। सालों से ये घर कई बार खराब हालत में पहुंच गया था और अब कुछ अजीब तरह से इसका इस्तेमाल भी हुआ। एक समय ऐसा भी लगा था जब ये जंगली बिल्लियों का ठिकाना बन गया था। डेविस ने इसे एयरबीएनबी पर किराए पर देने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश तब खत्म हो गई जब ऑक्सफैम अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यहां एक पब्लिसिटी इवेंट किया ताकि वैश्विक शरणार्थी संकट को उजागर किया जा सके। रेनोवेट होने के बाद अब ये घर 5 बेडरूम, 3 फुल बाथरूम, 2 पाउडर रूम, एक फिनिश्ड बेसमेंट और एक डिटैच्ड 2 कार गैराज के साथ मिलता है। घर में हेरिंग बोन लकड़ी के फ्लोर और एक हाई एंड किचन जैसे मॉडर्न अपडेट भी किए गए हैं। इस घर पर लगभग 2500 वर्ग फीट में से तैयार किया गया और घर ने अब ट्रंप समर्थकों और राजनीतिक विरोध करने वालों का दोनों का ध्यान खींचा है। इस घर का हालिया इतिहास बहुत अजीब रहा है। एक समय तो इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यह घर जर्जर हो चुका था। 2.3 मिलियन की कीमत में बिक रहे इस घर में अब बहुत कुछ बदल गया है। पूरी तरह से रेनोवेट होने के बाद इसमें अब 5 बेडरूम, 3 फुल बाथरूम और 2 छोटे बाथरूम हैं। इसके अलावा नीचे का तहखाना भी इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। साथ ही 2 कारों के लिए अलग से गैराज भी है। अंदर हेरिंग बोन की लकड़ी की फर्श लगाई गई है। एकदम नई हाई एंड रसोई, किचन मॉडर्न अपडेट किए गए हैं। ट्रंप ने खुद भी कई बार इस घर के बारे में बात की है। साल 2016 में जिमी फॉलन से बातचीत में उन्होंने कहा था कि घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ये भी बताया कि यहीं मेरा जन्म हुआ और बचपन की बहुत सारी यादें हैं मेरी यहाँ पर। इससे पहले इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचपन वाला घर न्यूयॉर्क में बिक्री के लिए रखा गया है। क्यों इतनी तेजी से इसकी कीमत बढ़ी? पहला कारण यह है कि यह घर बहुत पॉश इलाके में है। दूसरा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बचपन का घर है, इसलिए इसकी ब्रांड वैल्यू अपने आप में बढ़ जाती है। ट्रंप के समर्थक हों या विरोधी, दोनों के लिए घर हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। यही वजह है कि रेनोवेशन के बाद इसकी कीमत $2.3 मिलियन तक पहुंच चुकी है और अब यह घर बिकने के लिए तैयार है और लोग इसमें खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल के विनर का नाम बताने की। आइए देखते हैं कल के विनर का नाम। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं जिज्ञासा बोथरा। जिज्ञासा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बीकानेर राजस्थान से हैं आप और आपको जल्द ही दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार तोहफा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।